अगर आप एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हो तो आप कोई भी एल्कीन ले सकते हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लो। इसके अंदर अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो HCl ऐड कर दो, ब्रोमो बनाना है तो HBr। अगर आप इसके अंदर HCl ऐड करते हो तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव बताने के लिए कि कहाँ मार्कोनिकोव लगेगा नहीं लगेगा, उसके लिए आपको देखना होता है अनसैचुरेटेड चेन होनी चाहिए और उसमें हम जो भी ग्रुप ऐड करें उसका नेचर कैसा हो? पोलर। तो ये पोलर नेचर है, प्लस और माइनस चार्ज है इसके पास। तो नेगेटिव हमेशा किसके पास जाता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव जिसके पास ज्यादा। तो ये बनेगा CH3 CH Cl और ये CH3। इसी में अगर सपोज करो आप HBr ऐड करते हो तो HBr ऐड करोगे तो ब्रोमीन कहाँ कनेक्ट होगा? CH के साथ, और CH2 से ये क्या बन जाएगा? CH3। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं? बिकॉज मार्कोनिकोव रूल फॉलोज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। मार्कोनिकोव में जो है वो कार्बोकेटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इसीलिए इसमें जो नेगेटिव है वो कम हाइड्रोजन पे कंटिन्यू करता है। जैसे सबसे पहले अगर आप ये रिएक्शन इसके साथ मिलाते हो तो HCl आपने लिया तो ये H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। फिर आपका जो H प्लस है वो Cl माइनस के साथ एल्कीन को अटैक करेगा। तो अब ये एल्कीन को अटैक करेगा कौन? इसमें H प्लस अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में ये स्प्लिट हो गया। दूसरे स्टेप में ये जो एल्कीन है हमारा, इस एल्कीन को अटैक कौन कर रहा है? H प्लस। जैसे ये एल्कीन को अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहां चेन में डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसने यहाँ इस पॉइंट पे अटैक करना है। जब इस पॉइंट पे ये अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि ये बॉन्ड इन दो कार्बन में से किसी एक कार्बन को मिल जाएगा। तो जिसे मिलेगा वो तो स्टेबल, और जिसे नहीं मिला वो अनस्टेबल। सपोज करो H प्लस ने अटैक किया और इसके दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, या तो ये बॉन्ड हम इसे दे सकते हैं या फिर हम ये बॉन्ड इसे दे सकते हैं। तो इस केस में एक तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो गया CH2 पॉजिटिव। दूसरे केस में है CH3 CH पॉजिटिव और ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव। तो जिसे भी ये बॉन्ड मिलेगा उस पे नेगेटिव आएगा। तो हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ ही क्यों रहा है? क्योंकि उसे खुद भी तो कनेक्ट होना है। तो वो किसके साथ कनेक्ट होगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज हो। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि H यहाँ कनेक्ट हो जाए तो ये CH2 हो जाएगा, और अगर वो यहाँ कनेक्ट हो गया तो ये CH3। लेकिन दोनों ही केस में क्या जनरेट हुआ? कार्बोकेटाइन। H प्लस जैसे ही एल्कीन को अटैक करेगा उससे बनने वाली स्पीशीज कार्बोकेटाइन ही बनेगी। अब आपको ये देखना है दो कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री। इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो क्योंकि ये बना तो इस केस में आप देखो CH3 CH पॉजिटिव और ये क्या है? CH3। इसको अटैक कौन कर रहा है? Cl नेगेटिव। तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहां पे चार्ज पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH Cl और ये CH3। ठीक है, तो बस आप हमने क्या, ये हम नेगेटिव जो है वो कम हाइड्रोजन से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो वही कार्बन बनता है। तो अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये ना होता तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये मार्कोनिकोव का है। इसी में सपोज करो अगर आपके पास ये एल्कीन है, सेम आपने एल्कीन में HBr कनेक्ट करना है, लेकिन अब ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो ये कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव। और अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा है तो फिर प्रोडक्ट हो जाएगा अपोजिट। जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पे और जो पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कम हाइड्रोजन पे। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br। अब जैसे कि HBr तो आप एल्कीन में यहाँ भी ऐड कर रहे हो, HBr आप यहाँ भी ऐड कर रहे हो। अब आपको कैसे पता कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है या 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है? तो उसके लिए पता होना चाहिए ना रूल कौन सा लगना है। अब वो रूल लिख के तो देगा नहीं, वो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। तो अगर ये रिएक्शन उसने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करने को बोला है तो एंटी मार्कोनिकोव, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो
मार्कोनिकोव। और पेरोक्साइड, अगर आप हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो हेलोजन एसिड हम यहाँ ऐड कर रहे हैं सिर्फ HBr ही ऐड करेंगे। HCl, HF, HI इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मार्कोनिकोव के थ्रू ही होगा। एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव में कंफ्यूजन किसके केस में आती है? HBr में, क्योंकि वो दोनों से हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप एंटी मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म देखते हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं यहाँ पे। अगर ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले जो इनिशिएशन होती है वो पेरोक्साइड से होती है। आपने कैटलिस्ट डालना है ना पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO2 और ये C6H5CO2। सबसे पहले इसके अंदर होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? हम बॉन्ड तोड़ते हैं और बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसे बीच में से स्प्लिट कर दो। ये O और O के बीच में लिंकिंग आ रही है ना सिंगल बॉन्ड की, O और O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये कैसे जुड़ रहा है? सिंगल से। ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसीलिए हम इसे बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं? ये बॉन्ड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन इसे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसे देते हैं। ये होमोलाइटिक फिजन हो गया। तो उस केस में ये क्या बना? C6H5COO डॉट। ऐसे ऐसे 2 स्पीशीज बनेंगे, 2 में से कोई एक स्पीशीज ले लो। जैसे आपने ले लिया C6H5COO डॉट। अब यहां फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज कराओ। ये बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो। तो सॉरी, यहां से नहीं, यहां से कराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसे दो। तो ये CO2, इस ऑक्सीजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे एक और मिल गया तो ये पेयर्ड अप हो जाएगा और फाइनली ये क्या बन जाएगा? CO2। और ये क्या बन गया हमारा? C6H5 का फ्री रेडिकल। अब C6H5 का फ्री रेडिकल बना और साथ में क्या बन गया हमारा? CO2। तो थर्ड केस में ये C6H5 का फ्री रेडिकल किसके कांटेक्ट में आएगा? HBr के। ये आपके पास HBr है, इसमें भी होमोलाइटिक फिजन कराओ। एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, एक इसे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ये C6H5 से क्या बन जाएगा? C6H6। और दूसरा क्या बन गया हमारा? Br का फ्री रेडिकल। तो इस पूरे प्रोसेस में इन दोनों ने मिलके Br का फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। जैसे कि वहां पे H प्लस एल्कीन को अटैक कर रहा था, यहाँ पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल एल्कीन को अटैक करेगा। तो जो प्रोपेगेशन वाला स्टेप है हमारा इंटरमीडिएट, उसमें क्या होगा कि आपके पास जो एल्कीन आएगा उस एल्कीन को आपका फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है। अगर ये फ्री रेडिकल इसको अटैक कर रहा है तो इसमें भी होमोलिटिक फिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसे देंगे। तो ब्रोमीन इन दोनों में से किसी एक कार्बन से जाके जुड़ेगा। अब जिससे भी जुड़ेगा वो तो हो जाएगा स्टेबल, और जिससे नहीं जुड़ा वो रह गया अनस्टेबल। तो वो तो फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल ही रह गया। तो यहाँ 2 फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर Br इससे जुड़ गया तो ये वाला फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, और अगर Br बीच वाले से जुड़ गया तो साइड वाला फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। मतलब ये कौन सा फ्री रेडिकल है? 1 डिग्री। और ये कौन सा है? ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? 2 डिग्री। इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब ये जो बना, अब इसके अंदर ये जो फ्री रेडिकल है आपका, इस फ्री रेडिकल में अब दोबारा अगर HBr कनेक्ट होने के लिए आता है तो फिर से इसका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। तो इसका एक फ्री रेडिकल उसके साथ मिलके बनाता है CH3 CH2 CH2 Br, और एक फ्री रेडिकल आपका क्रिएट हो जाता है। तो बन गया ये प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो ऑपोजिट है। ठीक। और लास्ट टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होता है? जितने स्पीशीज इधर उधर से बच जाते हैं वो सब आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे Br के फ्री रेडिकल बच गए, तो Br का फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देगा? Br2, इस तरह से।
और दूसरा, अगर आप यहाँ HBr के अलावा HCl, HF या HI लेते हो तो एंटी मार्कोनी उन सब के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब उनके लिए रूल्स फॉलो नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाकी की जितनी रिएक्शंस होती हैं, जैसे आप कोई और हेलोजन एसिड ले लो, उसके साथ सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, सिर्फ इसी के साथ एक्सोथर्मिक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये रिएक्शन कराते हो, पहले बॉन्ड टूटता है, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो दो चीजें होती है ना, हीट एब्जॉर्ब भी होगी और हीट रिलीज भी होगी। बाकी केसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होती है और रिलीज कम होती है, लेकिन इस केस में हमें रिलीज ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये एनर्जी फेवरेबल है, बाकी एनर्जी फेवरेबल नहीं है। देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि ओनली विद HBr anti-Markovnikov rule is processed because with HBr reaction is exothermic. तो इसका चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अगर आप एल्कीन में सीधे Br2 ऐड कर दो तो भी हेलो एल्केन बन सकता है। जैसे आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें Br2 ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों पे एक एक Br कनेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब क्या है कि अगर आपने इसको एल्कीन में डाला तो ये बन गया विसिनल डाइब्रोमाइड। बताया था ना आपको, जब सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगता है तो उसमें विसिनल यूज करते हैं हम, तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा और ये कैसा होगा हमारा कलरलेस। तो अगर आपका रेडिश ब्राउन कलर से फाइनली ये कलरलेस हो गया तो इसका मतलब है एल्कीन है। अगर यहाँ पे ये एक एल्केन होता तो ये बनता ही नहीं, फिर क्योंकि बॉन्ड नहीं होता ना बीच में, फिर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। अभी ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन, क्योंकि आप एक बॉन्ड ब्रेक करके दो नए बॉन्ड्स बना रहे हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम कोई बॉन्ड नहीं तोड़ते, सेम कोई एटम हटाते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा देते हैं, पर यहाँ हमने कोई एटम नहीं हटाया, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। ज्यादातर केसेस में अगर एल्कीन्स है हमारे तो वो एडिशन रिएक्शन ही प्रेफर करते हैं रादर देन सब्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एल्केन या एल्कीन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तब आप इस मेथड का यूज करते हो। इसी में नेक्स्ट आता है एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया था हेलोजन का, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट हो उसका एडजेसेंट कार्बन हमारा कौन सा होता है, एलाइलिक कार्बन। अगर उसी कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है तो एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये एक एल्कीन है सपोज दैट, और इस एल्कीन में हम ऐड कर रहे हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन हायर टेम्परेचर, तो जब आप इसमें Cl2 ऐड करोगे, ये एल्कीन है, तो इसे क्या करना चाहिए, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एक Cl इससे जुड़ जाए, एक Cl इससे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे तो एडिशन रिएक्शन है, तो होना तो यही चाहिए, क्योंकि एल्कीन है तो वो एडिशन ही करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एडिशन नहीं करेगा, इसकी जगह करेगा ये सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन भी इसने कहाँ किया, एलाइलिक कार्बन पे, तो ये बनेगा CH2 के साथ एक Cl, और यहाँ ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या निकलेगा, HCl। अच्छा, अब इसने सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, लेकिन इसने इसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, तो यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं कि इसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ क्यों, और दूसरा इसने एडिशन क्यों नहीं कर लिया, सब्स्टिट्यूशन करने की क्या जरूरत थी, एल्कीन तो है। तो यहाँ पे अगर आपका इन केस ये एडिशन रिएक्शन कर भी ले तो ये प्रोडक्ट हाईली स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज आप यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हो। अगर आप एल्कीन्स में हैलोजन ऐड करते हो एट हायर टेम्परेचर तो वो एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं होते और बैक दोबारा से क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट, और उनके प्रोडक्ट से ज्यादा फास्ट रेट होता है रिएक्टेंट बनाने का, तो मतलब बहुत थोड़ी सी देर भी स्टे नहीं करेगा प्रोडक्ट, इजिली क्या बना देगा, दोबारा से रिएक्टेंट। तो
तो उसे बनाने का कोई फायदा है ही नहीं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एट हायर टेम्परेचर एडिशन रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड because it get reversed. And allylic halogenation occurs because allylic carbon are stabilized फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ जो कार्बन से हाइड्रोजन निकला है उसने एक फ्री रेडिकल क्रिएट किया है, मतलब यहाँ जो Cl2 कनेक्ट हो रहा है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो एलाइलिक कार्बन का फ्री रेडिकल है ये स्टेबल है। आप यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी ऑब्जर्व कर सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ठीक। सपोज करो अगर ये कोई मैकेनिज्म करता है, कोई रिएक्शन करता है, तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड H, अब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने से पहले ये जो अपना बॉन्ड तोड़ता है इसमें ये होमोलिटिक क्लीवेज दिखाता है। अगर ये होमोलिटिक क्लीवेज दिखा रहा है तो ये क्या हो जाएगा CH2 डॉट और ये हो जाएगा हमारा H डॉट, H निकल गया। तो ये हमारा जो कार्बन है दिस इज एलाइलिक कार्बन, और ये जो एलाइलिक कार्बन है ये फ्री रेडिकल क्रिएट कर रहा है। तो ये ड्यू टू रेजोनेंस आप इसे स्टेबलाइज कर सकते हो, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इसे करेंगे कैसे? रेजोनेंस में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो आप क्या करो, ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, और इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करा दो। तो जब इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड। तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो डबल था वो क्या हो गया, सिंगल, और इसके साथ ये जो CH2 है इस पे आ गया हमारा फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल घूम के इधर आ गया, पाई बॉन्ड उठ के उधर चला गया, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसके बाद प्रिपरेशन आती है हमारी फ्रॉम एल्केन। अगर आपने इसको एल्केन से प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन्स को, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे हमारे पास CH4 है और इसमें हम Cl2 ऐड कर दें तो होगा क्या, एक H के साथ एक Cl निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन गया हेलो एल्केन। लेकिन इन केस अगर मान लो आपने क्लोरीन यहाँ ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया तो CH3Cl तो बना, अब ये जो बना है ये दोबारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ। फिर ये क्या बनाएगा, CH2Cl2, एक HCl और निकल गया। फिर अगर इसमें दोबारा हम क्लोरीन के साथ ऐड कर दें रिएक्शन तो क्या बनेगा, Cl3 और बाई प्रोडक्ट HCl। फिर अगर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दें CCl4 और ये हो जाएगा HCl। तो ये क्या है, ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, और इसमें हमने जो क्लोरीन लिया है इट इज इन एक्सेस, ये क्लोरीन एक्सेस में है। अब क्योंकि ये एक्सेस में है तो क्या होगा, पहले रिप्रोडक्ट बना फिर क्लोरीन बच गया तो वो दोबारा रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक वो बचा हुआ है, और फिर जो जो प्रोडक्ट आपके बने हुए हैं उनके साथ ही रिएक्शन करके आगे आगे वाले प्रोडक्ट बनाता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही रिएक्शन कराई है हमने पर उससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये गुड यील्ड में तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि आप जब कोई रिएक्शन करते हो और उसमें एक ही प्रोडक्ट मिले तो 100% यील्ड उसी की तो होती है। अब 100% में ये 4 आ गए तो आपकी यील्ड डिवाइड हो गई ना, कोई 20% कोई 30%, तो गुड यील्ड में तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम इस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अब ये तो एक बात थी कि आपने सिर्फ एक ही कार्बन का एल्केन लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ कोई बड़ा सा एल्केन ले लें जैसे CH3 CH2 CH3 ये ले लिया हमने,
अगर इसके अंदर हम Cl2 ऐड करें तो यहां सब्स्टिट्यूशन होना है, पर ये तो दो अलग अलग वैरायटी के सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। ये देखो, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री, तो इसके हाइड्रोजन 2 डिग्री हुए, इसके 1 डिग्री हो, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है और 2 डिग्री भी। अब 1 डिग्री सब्स्टिट्यूट होगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और अगर 2 डिग्री प्रोडक्ट बना तो ये बनेगा CH3 CH Cl और ये CH3। तो अब ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें भी पता नहीं कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, और ये जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं इनके मोलर मास ऑलमोस्ट क्या है, सेम। उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती इतनी अच्छी कि हम बहुत इजीली इनको सेपरेट कर पाए। तो पहली बात तो बनाने का कोई फायदा नहीं हो रहा, यील्ड नहीं मिल रही, और अगर हम बना भी लेते हैं तो फिर हमें सेपरेट भी करना पड़ेगा, और अगर सेपरेशन हुआ नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऑलमोस्ट मोलर मास सेम रहते हैं, इसीलिए ये इजीली सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसलिए ये रिएक्शंस हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये हम तभी कराते हैं जब आपको कोई एक ही प्रोडक्ट मिले स्पेसिफिक, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हो कि घुमा फिरा के कोई दूसरा प्रोडक्ट बन ही ना पाए, पॉसिबिलिटी ही एक हो, तब तो आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कैसे भी रिएक्शन करोगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा बनेंगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ किसी एल्केन के साथ कोई हेलोजन ऐड करते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो दोनों पे डिपेंड करता है कि हेलो एल्केन में कौन कौन से डिग्री के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। जनरली हम हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी देखते हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर कौन से करते हैं 2 डिग्री, फिर कौन से करते हैं 1 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आएगा। और दूसरा, रेट ऑफ हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन, कौन सा हेलोजन इजीली सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कि आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो हेलोजन आप लोगे वो डिसाइड करेगा कि वो किस हाइड्रोजन को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, 3 डिग्री को कर सकता है, 2 डिग्री को कर सकता है, या 1 डिग्री को कर सकता है। तो इनमें बनने वाले प्रोडक्ट इन दोनों पे डिपेंड करते हैं कि एल्केन में कौन कौन से हाइड्रोजन है और उससे हेलोजन कौन सा कनेक्ट होने के लिए आ रहा है, फिर वो हेलोजन किस हाइड्रोजन को बहुत इजीली क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए यूजफुल कब होगा, तो देखो इसके बाद है हमारा, दिस रिएक्शन इज यूजफुल ओनली व्हेन only one product is formed। जैसे सपोज करो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5, आप इसे क्या लिख सकते हो, नियोपेंटेन। अगर आप इसके अंदर Cl2 ऐड करते हो तो अब ये Cl2 कितने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यहाँ सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो इसे सब्स्टिट्यूट करे, इसको किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर ले, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही बनेगा। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस में ये प्रॉफिटेबल है, इसमें करा सकते हो आप ये, ठीक। एक HCl बाहर भी तो निकलेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है, अच्छा और एक चीज, हमारे जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की है कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो है हमारे बेंजाइलिक और एलाइलिक, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन विनाइल एंड एराइल। जैसे सब्स्टिट्यूट करने की बात अगर आती है
तो सबसे पहले बेंजाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर आप ये वाली मैकेनिज्म करा रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू किसी एल्केन में या किसी एल्केन में कोई सब्स्टिट्यूशन कराते हो। तो जैसे अभी हमने देखा था कि आपके पास अगर ये रिएक्शन थी, आपने इसमें अगर Br2 ऐड करना है, तो हम देख रहे हैं ये वाला एलाइलिक हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट एक ही बनेगा स्पेसिफिक, हमें पता है, तो इसीलिए ये बना देंगे। सेम बेंजाइलिक जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये भी काफी रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर आपके पास ये CH3 है, अगर आप इसमें Cl2 ऐड करते हो एट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में ये जो बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं ये एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2Cl और एक HCl बाहर। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। यहाँ पे अगर आप इस बेंजाइल को बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कार्बन की स्टेबिलिटी दिखाना चाहो, तो जैसे ये CH2 हो गया, अगर इसका एक H निकलता है यहाँ से ये ऐसे, तो CH2 डॉट फॉर्म हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसे आप रेजोनेंस की मदद से स्टेबल करोगे कैसे? तो देखो इसके पास एक फ्री रेडिकल है, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में से ये फ्री रेडिकल यहां देगा और ये अपना फ्री रेडिकल यहां देगा। इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड में से एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पे चला जाए, तो दोनों कार्बन के पास एक एक फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो उस केस में CH2 के साथ यहाँ बॉन्ड कैसा आ जाएगा, डबल, एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया। और दूसरा, एक होमोलिटिक फिजन में आप एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहे हो, तो एक नीचे वाले को भी तो दोगे, तो ये फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया और बाकी के ये दो बॉन्ड हो गए। अब सेम यहां भी होमोलिटिक फिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आपने इस कार्बन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने इस कार्बन को दिया, तो ये दो कार्बन है, दो कार्बन में से एक इसे मिला, एक तो इसके पास था ही पहले से, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे, एक बॉन्ड ये बन गया और इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया, एक फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड और ये आ गया हमारा CH2। फिर आगे चलो, फिर आपने होमोलिटिक फिजन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया एक इसे दिया, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसके पास तो था ही एक, दोनों ने मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये कार्बन का फ्री रेडिकल हो गया, ये बॉन्ड कैसा हो गया, डबल, ये भी कैसा है, डबल, ये क्या है हमारा CH2। अब इसको इसकी क्लीवेज कराओ, एक फ्री रेडिकल इसे दे दो, एक फ्री रेडिकल इसके नीचे वाले कार्बन को दे दो, तो ये दोनों मिलके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी काफी रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो भी कौन से स्टेबलाइजेशन शो करते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब जैसे आपने जो मेथड्स पढ़े, जैसे अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाते हैं हम, तो उसमें मेजर क्या बनाते हैं, क्लोरो या ब्रोमो। उसके बाद आपने जो हेलोजिनेशन एल्कीन से भी बनाया, तो आप उसमें भी क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादातर बनाओगे, एल्केन से भी। तो बच क्या गया यहाँ, फ्लोरीन तो बनाया नहीं हमने, आयोडीन भी नहीं बनाया, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेथड है। जैसे एक रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन है, इन्हें आपको नाम से ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वार्ट्स रिएक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। तो इससे बनाएंगे कैसे, when haloalkane treated with inorganic fluorides like COF2, SbF3, AgF, Hg2F2 एक्सेट्रा। ये कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है, आपको क्या करना है, कोई हेलो एल्केन लेना है, हेलो में क्लोरो या ब्रोमो ले सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेते हो
और उसके साथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड को रिएक्ट कराते हो तो ये आपको फ्लोरोएल्केन बना के देगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराओगे तो वो रिएक्शन काफी वायलेंट होती है। जैसे इन्हीं मेथड से अगर आप सीधे फ्लोरोएल्केन बनाना चाहो तो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, इसीलिए हम नॉर्मल मेथड नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक हेलोएल्केन, जैसे सपोज करो अगर आपने ले लिया ये क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन में हम यहाँ ऐड कर रहे हैं AgF। अगर आप इसमें AgF ऐड करते हो तो Ag के साथ क्या बाहर निकलेगा, Cl, और एक F उधर कनेक्ट हो जाएगा तो ये बन गया CH3 CH2F, और क्या बाहर निकल गया AgCl, बन गया फ्लोरोएल्केन। और दूसरा अगर मान लो सपोज करो एक से ज्यादा हेलोजन है आपके कंपाउंड में, तो फिर आप कोई हायर नंबर वाला इनऑर्गेनिक हैलाइड लो जिसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो जैसे ये है, इसमें 2-2 क्लोरीन है। अब अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है, इसमें फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो आप इसे बैलेंस कर लो, इसे 3 कर दो और इसको 2। फ्लोरीन कितने हो गए, 6, क्लोरीन भी कितने हो गए, 6। तो यहां से फ्लोरीन हटा के यहां लगा दो, ये हो जाएगा CH3CF और ये हो जाएगा CH3, कितने मोल्स, 3 मोल्स, और बाकी 2 मोल्स किसके निकले, SbCl3। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडोएल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। आयोडोएल्केन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन क्लोरो और ब्रोमोएल्केन treated with NaI in the presence of dry acetone, it form आयोडोएल्केन। तो आयोडोएल्केन बनाने के लिए जैसे आपके पास कोई भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हो, उसको NaI के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ये NaI के साथ जब आप इसे मिलाओगे तो Na के साथ Cl बाहर हो जाएगा और इसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, I, तो CH3 CH2I और साथ में क्या बन गया, NaCl। इसकी जगह आप क्लोरो के बजाय ब्रोमो एल्केन भी ले सकते हो। फिर आप इसमें NaI डालो एसीटोन की प्रेजेंस में, तो अभी यहाँ पे Na के साथ क्या बाहर निकलेगा, Br, और आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा। NaCl एंड NaBr आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन, क्योंकि ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में हो रही है तो NaCl और NaBr जो बनेंगे वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती। क्योंकि ये रिएक्शन कुछ हद तक रिवर्सिबल होती है, इसीलिए हम इसमें ड्राई एसीटोन का यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये दोनों इसके साथ पूरी तरह रिएक्ट करेंगे नहीं, भाई इन सबको पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा तभी तो ये बैकवर्ड जाएंगे, लेकिन एसीटोन में ये दोनों घुलते ही नहीं है, तो इसलिए ये पूरी तरह से इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोरोडीन हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोरोडीन हंट्स-डिकर रिएक्शन। ये है हमारे स्पेसिफिक ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। अब ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए हम इसमें क्या लेते हैं, चेन के साथ हमने लेना है, सिल्वर के साथ जो ग्रुप आएगा वो COO आएगा। जैसे अगर मान लो आप इसके अंदर कोई चेन लेते हो CH3 CH2 CH2 COOAG, अब इसका अगर आप नाम लिखते हो तो क्या लिखोगे, ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। वैसे तो COR ईस्टर होता है ना, R की जगह हटा के हमने क्या लगा दिया, सिल्वर, तो ये जनरली ईस्टर का सॉल्ट है। तो बेसिकली अगर आप इसका नाम लिखते हो तो ये बनेगा सिल्वर
और 4 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन, और ईस्टर के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, ओएट, तो सिल्वर ब्यूटेनोएट। इसमें ऐड करना है आपको क्या, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, एक Ag के साथ एक Br बाहर। अब यहाँ पे एक तो यहाँ निकलेगा क्या हमारा CO2 निकल गया, एक AgBr निकल गया, बचा एक ब्रोमीन, वो इधर जुड़ जाएगा। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। ठीक, तो ये हमारा ब्रोमो एल्केन के लिए है। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। अगर आपने हेलो एरीन्स प्रिपेयर करने हैं तो हेलो एरीन्स में मतलब रिंग के साथ कोई हेलोजन कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था, हम चाहे तो फिनॉल से हेलो एरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मेथड ले लो फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल से हेलो एरीन हम बनाएंगे कैसे, हमारे पास ये रिंग है, रिंग के ऊपर हम ये OH कनेक्ट करते हैं। अब फिनॉल से हेलो एरीन बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जैसे आपने अगर एक HCl ले लिया तो आप क्या करोगे, एक H के साथ एक OH H2O बाहर करके एक Cl उधर जोड़ दोगे, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया और ये हमारा क्या बन गया, H2O। तो हो जानी चाहिए रिएक्शन तो, पर ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब हम फिनॉल से हेलो एरीन नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन आता है जब अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं तो फिनॉल से हेलो एरीन क्यों नहीं बना सकते, उसमें भी तो OH हटा के हेलोजन लगाते हैं, इसमें क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन इसमें रेजोनेंस होता है। तो अभी हम यहाँ मेंशन करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। which cannot break easily। तो यहाँ होता क्या है कि क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, और अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कौन सा है, ये प्लस आर कि माइनस आर, प्लस आर। ये देखो बेंजीन पे OH लगाया, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर किसे देगा, रिंग को। अब अगर ये ट्रांसफर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेजा तो एक पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा, जैसे ही एक पाई बॉन्ड आगे गया इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, बाकी के 2 बॉन्ड अपनी जगह है, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। फिर आगे भेजो, ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजोगे अगर आप, तो ये वाला बॉन्ड और आगे चला जाएगा इस कार्बन पे, तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये पाई, और ये हो गया डबल बॉन्ड OH। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजो, ये और आगे जाएंगे, तो ये हो गए हमारे लोन पेयर, ये बॉन्ड और ये OH। फिर इलेक्ट्रॉन आगे गए, ये बॉन्ड और आगे गया, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया फिनॉल वापस से। तो ये रिंग में बॉन्ड घूम गए। और दूसरा आप देख रहे हो कि ये जब बॉन्ड की शिफ्टिंग करा रहा है उसी दौरान कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड सिंगल था वो कैसा हो गया, डबल। लेकिन क्या वो परमानेंट डबल है, नहीं, पार्शियल डबल है, बीच बीच में आ जाता है, चला भी जाता है। तो अब आप बोलोगे कि सिंगल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, डबल। तो अब उस केस में सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमें दिख रहा है सिंगल, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इससे क्लोरीन जुड़ेगा नहीं, इसीलिए हम फिनॉल से हेलो एरीन नहीं बना सकते। तो इसका आंसर आपने यही लिखना है। दूसरा, अब अगर फिनॉल से नहीं बना रहे तो फिर आप बेंजीन से बना लो, तो बेंजीन से बना सकते हो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में आप डायरेक्ट कोई हेलोजन ऐड कर दो, जैसे आप Cl2 ऐड कर दो। अब Cl2 ऐड करते हो अगर आप इसमें, तो ये कोई भी हेलोजन अगर आप इसमें ऐड करते हो तो आपको एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में करना है इसे। तो होगा क्या, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, रिंग ऊपर से एक हाइड्रोजन निकालेगा, उसकी जगह एक क्लोरीन जोड़ेगा और HCl बाहर।
तो इस केस में देखो बेंजीन, तो जैसे बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड रिंग है, तो अनसैचुरेटेड रिंग में तो एडिशन रिएक्शन होती है ना, तो ये भी बॉन्ड तोड़ देता, कहीं हाइड्रोजन जुड़ जाता, लेकिन इसने कौन सी रिएक्शन करी है, सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन में रेजोनेंस होता है ना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए इसके बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटते। यही बॉन्ड अगर ओपन चेन में हो तो वो टूट जाएंगे। तो ओपन चेन अनसैचुरेटेड एडिशन दिखाता है, साइक्लिक वाला इतनी इजीली एडिशन नहीं दिखाता, कंडीशंस के साथ दिखाता तो है पर कंडीशन के साथ, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अब ये रिएक्शन जो है, अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखते हो तो इसमें AlCl3 ने AlCl3 यहाँ जो वर्क कर रहा है, देखो आपसे AlCl3 का फंक्शन पूछ सकता है। यहाँ जो हमने एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है, इट एक्ट एज लुईस एसिड, और अगर ये लुईस एसिड है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ये जो क्लोरीन यहां से उठ के रिंग तक गया है ना, इसको लेके कौन गया है, AlCl3, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए ये इस कार्बन की हेल्प लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, बाकी को जो बचा हुआ है वो किस पे चला जाएगा, रिंग पे। तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ हेलोजन कैरियर, ये एक हेलोजन कैरियर का भी काम करता है। अब जब ये हेलोजन कैरियर का काम करेगा तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहले ये Cl2 है, इसके साथ किसने रिएक्शन करी, AlCl3 ने, तो एक बॉन्ड हमने इसको दिया, ये वाला जो कार्बन क्लोरीन है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एक Cl हो गया नेगेटिव, AlCl3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, बॉन्ड भी इसने कितने बनाए, 3, 3 और 3 मिला के कितने हुए, 6, ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से जो क्लोरीन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, Cl-, तो ये क्या करेगा, उस क्लोरीन को अपने सरफेस पे कनेक्ट कर लेगा, तो AlCl3 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, AlCl4 नेगेटिव। और दूसरा क्या जनरेट हुआ यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोफिल, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफिल होती है। अब सेम हम क्या करेंगे कि आपकी जो रिंग है, इस रिंग को कौन अटैक करेगा, आपका इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करेगा, जहां बॉन्ड डबल है। तो यहाँ 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 1, 2 और ये 3, तो ये कहीं भी जाके कनेक्ट कर सकता है। जिस भी बॉन्ड को ये तोड़ेगा, एक कार्बन से तो खुद जुड़ेगा और दूसरा वाला कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल, तो वो क्या क्रिएट करेगा, कार्बोकैटायन। जैसे मान लो इसने इस बॉन्ड को अटैक किया और एक खुद ऊपर जाके जुड़ गया, तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। तो ये हो गया ये बॉन्ड और इस पे आ गया Cl और इस पे चार्ज कैसा आ गया, कार्बोकैटायन आपका जनरेट हो गया। और ये कार्बोकैटायन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगर आप इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखते हो तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के इधर चला गया। अगर ये पाई बॉन्ड उठ के उधर गया तो ये तो स्टेबल हो गया, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। फिर ये वाला बॉन्ड उठ के और आगे जाएगा, तो अगर ये बॉन्ड यहां चला गया, ये यहां, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जो ऊपर वाला क्लोरीन है इसके साथ तो एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो उस एरिया में रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 4 एटम कनेक्ट कर रहा है। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाते हो तो ये हाइब्रिड ऐसे बनेगा, ऊपर वाले सेक्शन में नहीं बनेगा, क्योंकि इस पूरे एरिया में ही प्लस चार्ज घूमा है, बाकी तो ऊपर गया ही नहीं। अब तीसरे स्टेप में ये जो कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें ये बॉन्ड इसके साथ एक Cl एक H और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब ये जो AlCl4 बना, ये AlCl4 अब इसको अटैक करेगा कार्बोकैटायन को। जैसे ही इसने इसको अटैक किया तो AlCl4 नेगेटिव, इसने क्या किया, एक H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि Cl नेगेटिव है ना, तो Cl नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को, क्या बना देगा, HCl।
उसका Cl माइनस वाला तो चला गया H के साथ, तो वो खुद फिर से क्या बच गया, AlCl3, तो वो वैसे का वैसे ही दोबारा आ गया आपके पास। और तीसरा यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकला था, तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वहीं का वहीं अंदर शिफ्ट हो गया, तो ये जो कंपाउंड बना ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और वो आपका HCl बना था यहाँ पे, और साथ में क्या बन गया हमारा AlCl3। तो हम देख रहे हैं ये रिएक्शन में HCl बाय प्रोडक्ट था, क्लोरोबेंजीन मेन प्रोडक्ट था, और AlCl3 कैटलिस्ट था, वो रीजनरेट हो गया। क्लियर। इसीलिए अब यहाँ पे सेम अगर आपको ब्रोमिनेशन करानी है तो आप Cl2 के बजाय Br2 यूज कर लो, लेकिन कैटलिस्ट आपने यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप ये कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे AlCl3 यूज करो या FeCl3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि इनका फंक्शन क्या है तो आप क्या मेंशन करोगे, इट एक्ट एज हैलोजन कैरियर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास